नमस्कार, स्वागत है आपका आज के शक्ति कार्यक्रम में और मैं हूं डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। आज का हमारा विषय है महिलाओं के अधिकार। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में नारी शक्ति और नारी के सम्मान की बात की। उन्होंने ये कहा कि नारी का सम्मान हमें सिर्फ सोच के ही नहीं बट अपने वचनों से और अपने कर्मों से भी करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर अपने समाज से कुछ भी नारी को देते हैं तो नारी जो है उससे कहीं ज़्यादा हमारे समाज को वापस करती है। ये बिल्कुल सच है। अगर हम अपने अगल बगल देखें तो हमारी आज की नारी समाज के हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बहुत अच्छी तरह से दर्ज करा रही है और उसकी जो ये पहुंच है वो अभी पूरी नहीं हुई है। नारी शक्ति को जागृत होने की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए सरकार ने नारी को बहुत से अधिकार दिए हैं। क्या हैं वो अधिकार? आइए आज हम अपने इस कार्यक्रम में उन अधिकारों की चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं एडवोकेट शीतल व्यास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपसे ये जानेंगे कि कौन से वो मौलिक अधिकार महिलाओं को हमारी सरकार ने दिए हैं जिससे उनके अंदर की जो शक्ति है वो और उभर के आ सके। जी अनुरिता जी, जैसे आपने इस विषय की शुरुआत की कि अभी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, हमारा 75वां वर्ष जो आज़ादी का हम पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे नारी अधिकारों की भी बात की है, तो जो हमारा भारत देश है जब वो आज़ाद हुआ और जो हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया तभी से नारी के लिए अलग से अधिकार, जो हमारे कुछ स्पेशल राइट्स थे, वो विभिन्न जो कैटेगरीज हैं उसमें जो नारी भी आती है उनके लिए बनाए गए जी। और आज सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में जो नारी है वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं शीतल जी, तो लेट्स टॉक अबाउट टू द राइट टू बी बॉर्न, कि पैदा होने का जो अधिकार है वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी अधिकार तो तभी आएंगे जब हम पैदा होंगे। जी बिल्कुल। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो उसके विषय में जी देखिए, नारी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है जी, पर विडंबना ये है कि हमारी धरती पर ही नारी को जन्म लेना भी एक प्रकार की चुनौती रही है। बिल्कुल। और अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो जो स्थिति है वो सुधरी है, पर अब अगर हम पुरानी बात करते हैं तो एक वक्त ऐसा भी था जब बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारी सोसाइटी करने लगी और जो हमारी भ्रूण हत्या है उसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जब हरियाणा में जो सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा बिगड़ा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान चलाने की ज़रूरत नरेंद्र मोदी जी को लगा कि ऐसा कोई अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे जो भ्रूण हत्याएं हैं, क्योंकि देखिए बेशक जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स है वो हमारे इलीगल है हमारे देश में, हम जो लिंग है उसको जन्म से पहले जांच नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक कानूनी अपराध है। पर फिर भी जो ये मैल प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं चलती है, जिसके चलते भ्रूण हत्याओं के मामले बहुत ज्यादा बड़े थे। स्थिति में सुधार आया है पर अभी भी इस पर रोक नहीं लगी है। पर जो हमारा संविधान है, हमारा जो एक्ट है जो भ्रूण हत्या को लेकर है, जो हमारा कानून है वो बहुत सख्त कानून है जी, जिसमें अगर हम कोई ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं तो डॉक्टर को एज वेल एज जो करवाता है इस लिंग जांच को, उसको 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्हें 1 लाख तक की जो पेनल्टी है वो भी पड़ सकती है। और अगर जबरदस्ती हम देखें, क्योंकि जो भ्रूण हत्या होती है कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को कोख में ही मारना चाहे। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे शीतल जी कि अगर बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, स्पेशली अगर पहला बच्चा ना है, दूसरा है या तीसरा है, 2 बेटियां हैं, उसके बाद 3rd प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में अगर इस तरह के परिवार किसी महिला पर, हमारी किसी बहन पर अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो क्या कर सकती है? जी देखिए, जो अगर ज़बरदस्ती कोई हम लिंग जांच करवाते हैं या अगर लिंग जांच हो जाती है और आपको पता लगता है कि वो जो भ्रूण है वो एक कन्या है और ज़बरदस्ती किसी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ अबॉर्शन के लिए उसको फोर्स किया जाता है, तो मैंने जैसे कहा कि जो हमारा कानून है वो ऐसे जो व्यक्ति है जो जोर ज़बरदस्ती करते हैं, चाहे वो आपका पति है, आपके सास ससुर है या कोई भी आपका रिश्तेदार है, तो आप पुलिस में जाके उनकी कंप्लेंट इस एक्ट के तहत करवा सकते हैं। और जो अपराधी हैं जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं
उनको 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि ये कानून बहुत सख्त है। पर इस कानून को लेकर कितनी जागरूकता है उसके लिए भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब भ्रूण हत्या मामले तब बढ़ते हैं क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं और हमारा जो भारतीय समाज है उसमें जो महिलाएं जिस तरह से अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती हैं और कई तरह की वो जो सफर कर लेती हैं, उसको वो झेल लेती हैं। पर अब समय है कि क्योंकि देखिए, अगर नारी नहीं होगी तो ये सृष्टि नहीं होगी। और ये भ्रूण हत्या के मामले अभी कम हुए हैं, पर ये बिल्कुल जीरो पर इसको लाना है, वो हम सबसे पहले हम महिलाओं की जो ड्यूटी है। हाँ जी, और महिलाओं को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे जो है वो आपका ही अधिकार है और उस अधिकार को आप पूरी तरह से निभाएं। जी बिल्कुल। तो बच्ची पैदा तो हो गई, अब पैदा हो के अगर हम उसके पहले अधिकार की बात करें तो है न्यूट्रिशन पे, जिसके लिए हमारी सरकार जो है वो काफ़ी प्रयत्नशील है। और उसके बाद आता है उसका शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं? जी देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है और जो आपने कहा न्यूट्रिशन को लेकर, आपने देखा होगा जो हमारी सरकार है वो बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है कि जब हम मातृत्व में प्रवेश करते हैं, जब प्रेग्नेंट होती है महिला, तब से ही उनको आंगनबाड़ी जो जगह जगह खुले हुए हैं। अब ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। तो जब एक प्रेग्नेंट लेडी है तभी से उनका नाम रजिस्टर होता है। उनके जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उस बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान बिल्कुल अब हर चीज़ डिजिटल है। और रही बात जो हमारी राइट टू एजुकेशन है, देखिए जो हमारा संविधान है वो जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है और उसमें राइट टू इक्वालिटी भी है। उसमें बेटा बेटी 14 साल तक की उम्र तक, और जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, हमारा संविधान कहता है कि हर बच्चा मुफ्त शिक्षा का अधिकारी है। और 14 साल तक हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो हमारा अधिकार है। पर देखने में आया है कि 14 साल के बाद कुछ जगहें अभी भी आज भी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 10वीं या 12वीं के बाद बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए हिमाचल में भी है, जी बिल्कुल है, हमारे आसपास भी ऐसे कई होंगे जहाँ पे हम बच्चियों को देखते हैं उनका बहुत जल्दी विवाह करवा दिया जाता है बहुत छोटी उम्र में। पर इस चीज को, जो ये त्रुटि हमारे समाज में है, ये हम तभी हटा सकते हैं जब हम एक जागरूकता का संदेश लेकर घर घर तक पहुंचे। हर एक माँ पहले पहल करे कि जो मेरी बेटी है उसका विवाह सही उम्र पे हो, उसकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो। और माँ से ज्यादा बेटियां, देखिए 14 वर्ष की बेटी और 10वीं में जो बेटी है वो मैच्योर हो जाती है। तो बेटियों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा अपनी शिक्षा को लेकर कि मेरा भविष्य शिक्षा में ही है, मुझे शिक्षा लेनी है। क्योंकि देखिए कई बेटियां भी संकुचित होकर पीछे हट जाती हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो ये सिर्फ एक जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम जो ये हमारी कुरीति है कि छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। संविधान हमें अधिकार दे सकता है पर उन अधिकारों का यूज करना हमें आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने शीतल जी कि हमारी महिलाओं, हमारी बहनों को ही और युवा बहनों को ही जागृत होना पड़ेगा अपने इस अधिकार के प्रति कि 14 वर्ष तक तो उनको सरकार ने अधिकार दिया है, बट उसके बाद एज इंडिविजुअल उनका ये अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। अगर सही उम्र पे 18 या 19 साल पे उनका विवाह हो भी जाता है तो भी वो विवाह के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम जब अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ से आता है नौकरी करना। तो जब वो महिला हमारी नौकरी के लिए जाती है तो उसके कौन कौन से अधिकार हमारी सरकार ने प्रोटेक्ट किए? जी देखिए, जो हमारा संविधान है और हर नागरिक जानता है राइट टू इक्वालिटी जी। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो ये कहता है कि जो अगर हम चाहे नौकरी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है या किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, अगर मैं वकील हूँ, अगर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो वहाँ पे चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनके समान अधिकार है। राइट टू इक्वल वेजेस जो हमारा एक्ट हमें एक प्रावधान है जिसमें चाहे महिला है पुरुष है, यानी एक जैसे काम के लिए एक जैसी वेज मिलेगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी संस्था में, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे पब्लिक है, कि आप एक वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करें कि अगर आप महिला हैं तो आपको कम तनख्वाह दी जाएगी, अगर आप एक मजदूर भी हैं, आप दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं, वहाँ पे भी महिलाओं के वही समांतर अधिकार है और आप अपने अधिकारों को लेकर अपनी आवाज उठा सकती हैं। चाहे मजदूर हैं, चाहे एक IAS ऑफिसर हैं, चाहे एक महिला मंत्री हैं, आप हमें पुरुषों के समांतर ही जो वेजेस है, रिम्यूनरेशंस हैं, आपको बराबर, जो हमें बराबर का अधिकार है वो हमारा संविधान हमें देता है। तो हमारी सारी बहनों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो कोई भी कार्य कर रही हैं तो उनको समान वेतन का पूरा अधिकार सरकार ने दिया हुआ है और कोई भी उनसे उनका वेतन ले नहीं सकता। तो
तो अगर हम बात करें काम की शीतल जी, तो काम करते में देखा है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो इस बात से भी डरती हैं कि हम काम पे जाएंगे तो किसी न किसी तरह का उत्पीड़न जो है वो उनको अक्सर सुना जाता है कि झेलती हैं। यौन उत्पीड़न तो बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में भी, हमारे यहाँ ही क्या पूरे विश्व में है। तो उससे कैसे वो बच सकती है? जी देखिए, हमारे कुछ लॉज बने हैं, जो स्पेशल लॉज बने हैं। बेशक हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, पर हमारा संविधान एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की भी बात करता है कि महिलाएं या जो हमारे कुछ विशेष वर्ग हैं उनके लिए हम अलग से कानून या अलग से प्रावधान बना सकते हैं। इसी के तहत महिलाओं को लेकर भी अलग से कानून बनाए गए हैं। और अभी ये जो हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो एक हमारा एक्ट है, जिसके तहत आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं, चाहे वो आप सरकारी नौकरी करती हैं, चाहे आप गैर सरकारी नौकरी करती हैं, या आप स्कूल में हैं, कॉलेज में आप एक छात्रा ही हैं, वर्क प्लेस आपका कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपके साथ छेड़छाड़ होती है, बस में आपके साथ छेड़छाड़ होती है, तो जो हमारी एक सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है और हर संस्थान के लिए मैंडेटरी है कि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बननी है। उसमें एक इंटरनल कमेटी होती है, कोई ऐसी छेड़छाड़ होती है आपके साथ दफ्तर में, कॉलेज में, कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो आप पहले उस इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट दे सकती हैं। बिल्कुल। और अगर आप उस कमेटी के कार्य से असंतुष्ट है तो आप आगे जाकर कानून की शरण ले सकती हैं। पर देखिए, जो ये एक्ट्स बनते हैं, कानून बनते हैं, इनका तभी फायदा है अगर हम इन्हें सही तरीके से यूज करें और एक अवेयरनेस हो। अगर मेरे साथ छेड़खानी होती है तो मैं अपने कानून के बारे में मैं जागरूक हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे स्कूल में, कॉलेज में वो कमेटी है जहाँ मैं बात कर सकती हूँ, और जरूरी नहीं है कि छात्राओं के साथ ही ऐसा हो या किसी निचले तबके की जो महिला है उसके किसी के साथ भी हो ये सकता किसी के साथ भी हो सकता है। पर हमें जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसी कमेटीज हैं, ऐसा लॉ हमारे लिए बनाया गया और हम इसका यूज किस तरह से करते हैं। और शीतल जी, एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा है कि बहुत दफ़ा यंग जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी अवेयर कराना कि भाई आपको समझना है कि भाई ये आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो भी अपने में एक जागरूकता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कार्य के बाद अगर हम बात करें तो घर में भी अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के साथ मारपीट होती है। घरेलू हिंसा जो है वो पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ा कॉज है, और इनफैक्ट कोविड टाइम में तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये घरेलू हिंसा। तो उससे कैसे महिलाएं बच सकती हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं? जी देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा घरेलू हिंसा का जो हमारा अधिनियम है उसके बारे में हर व्यक्ति जानता है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो ज़्यादातर जो पति पत्नी है उनके बीच के जो झगड़े हैं उनको लेकर कहा जाता है कि ये एक्ट बना है, पर ऐसा नहीं है। जो घरेलू हिंसा हमारा अधिनियम है वो घर में कोई भी महिला है उनके साथ, चाहे वो आपका बेटा है, आपका पति है, आपके ससुर हैं, आपके पिता हैं, किसी भी महिला के साथ ऐसी मार पिटाई या कोई ऐसी हिंसा होती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट कर सकती हैं। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया। ये हमारे कुछ स्पेशल एक्ट्स है। देखिए, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, वो हमारे जो एक्ट्स है वो अलग तरह के एक्ट्स है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है या इसी तरह के जो एक्ट्स है वो हमारे स्पेशल एक्ट्स है। तो ये स्पेशल क्लासेस के लिए बनाए गए हैं। पर देखिए, हम इन एक्ट्स के तहत आप देखते होंगे आए दिन हमारे आस पड़ोस में भी इसमें केसेस बनते हैं। पर अभी भी आज भी मुझे लगता है कि एक वर्ग ऐसा है जिनको इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल उनके साथ अगर मार पिटाई हो रही है तो या तो वो समाज के डर से या अपने परिवार या अपने रिश्ते टूटने के डर से चुप रहती हैं। क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ये तो सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, मैंने आज किया था कल नहीं करूंगा। या अगर घर में सास वगैरह ये कर रही तो भी कहती समाज में क्या होगा, तेरा ही कि आप तुम्हारे ऊपर ही लांछन लगेंगे। तो डर तो है इस चीज का। डोमेस्टिक वायलेंस में तो महिलाएं बहुत खुल के नहीं कहना चाहती। जी, पर देखिए जरूरत है, अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो मौन रहकर अगर हम इस तरह के अत्याचार सहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के कानूनों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो ये कानून है ये हर वर्ग तक जाने चाहिए। अगर कोई मेरे पड़ोस में मजदूर रहती हैं, अगर उसके साथ उसका पति मार पिटाई करता है और मैं अगर एक पढ़े लिखे क्षेत्र से हूँ, मैं किसी इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करती हूँ, तो वो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने आस पड़ोस में अगर कोई इस तरह की हिंसा हो रही है तो मैं उसे जागरूक करूँ कि उसके अधिकार क्या हैं और वो सही प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने बात को रख सके। तो महिलाओं का ये भी एक अधिकार है कि अपनी जो सहमत महिलाएं हैं
उनका भी ध्यान रखें, सिर्फ अपना ही नहीं रखें, अगर अगल बगल भी कुछ हो रहा है तो उसको भी कोशिश करें समझाने की, जागरूक करने की एंड इवन रिपोर्ट करने की। शीतल जी, एक जो बात बहुत ज़रूरी आती है कि अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें या हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो कहीं पे महिलाएं आगे आने से इसलिए डरती हैं कि समाज में हमारी बदनामी होगी। और समाज तो देखिए, हमारे समाज जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हम अपनी इज्जत जो है वो बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। तो बहुत दफ़ा महिलाएं इसलिए आगे नहीं आ पाती अपने अधिकारों को जानते हुए भी कि उन्हें चर्चे होने का बहुत डर लगता है। तो क्या उसका प्रोटेक्शन का भी कोई अधिकार है हमारा? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक समाज का डर है जो हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत बड़ा स्थान आज भी रखता है। चाहे हम किसी भी सदी में आ जाएं, जो यहाँ की हमारी बेटियों की अपब्रिंगिंग इसी तरह से की जाती है कि आप चुप रहें। और समाज में जो मुझे लगता है कि परिवार और जो घर की इज्जत का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कार्यभार है वो महिलाओं पे ही है। और इसके चलते वो बहुत ज़्यादा अत्याचार सहन करती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि देखिए अनुरिता जी, जो घरेलू हिंसा है, जो इसके मुकदमे सामने आते हैं, केस सामने आते हैं, वो सही हो। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहू ही प्रताड़ना की शिकार हो रही हो। कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पे उल्टी बहुएं प्रताड़ना कर रही हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं या आपका पति है, और झूठे मुकदमे दायर हो रहे हैं। यानी कि जो हमें कानून ने अधिकार दिए हैं उसका मिसयूज भी हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम तो रोज़ अदालतों में देखते हैं कि कितने मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मुकदमे झूठे होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे मुकदमे सही होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर सास या हर ससुराल बुरा होता है। बहुएं भी ऐसी हैं कि जो इस तरह के जो अधिनियम एक्ट्स बने हैं उनका पूरा मिसयूज़ कर रही हैं। और जो इतनी ज़्यादा लिटिगेशंस बढ़ रही हैं इन एक्ट्स में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें कानून के बारे में तो पता है, उसका दुरुपयोग सदुपयोग उसके बारे में हमें नहीं पता है जी। और जिनके साथ असल में ये घटनाएं घट रही हैं, वो महिला तो शायद पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो। उसकी फिनेंशियल कंडीशन है, या वो कितनी जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, या उसकी फिनेंशियल इनसिक्योरिटी है, पर फिर भी अदालतों में आए दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ये सोचने का विषय है कि संविधान ने अगर हमें प्रावधान बनाए हैं तो वो क्या हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कहा जाता है ना कि एक शोर मचाते हैं कि शेर आया, और जब सच में ही शेर आता है तो कोई बचाने नहीं आता है। तो जिन महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है वो उनमें से बहुत ही कम प्रतिशत है जो सामने आ रही हैं। और ये देखिए, जो समाज का डर है, अगर हमारे साथ सच में ऐसा कुछ होता है, हम पढ़ा लिखा वर्ग है और पढ़ी लिखी नहीं भी है महिलाएं, हम ग्रामीण परिवेश से भी, अगर कोई अनपढ़ महिला के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा अधिकार है कि हम आगे आए, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि देखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो शीतल जी, लेकिन एक गोपनीयता का अधिकार भी है ना हमारी महिलाओं को, कि अगर अपने नाम को छुपा कर वो शिकायत करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। वैसे तो देखिए, साहस करना चाहिए, खुल के शिकायत करनी चाहिए, खुल के अपने आप को बचाना चाहिए। बट अगर वो डर रही हैं तो कैसे कर सकती है? जी देखिए, हमने निर्भया कांड के बारे में सुना है, हमारे हिमाचल में भी ऐसा प्रकरण हुआ जी। पर आज तक हमें उन विक्टिम्स के सही नाम पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता जी। क्योंकि जो हमारा कानून है, वो जो हमारा राइट टू प्रिवेसी है, उसमें अगर कोई भी इस तरह का जो सेक्सुअल कोई हमारे खिलाफ ऑफेंस होता है या कुछ भी महिलाओं के साथ इस तरह का कोई अत्याचार होता है, तो अगर हम कंप्लेंट करवाते हैं, आगे जो केस चलता है, तो उसमें जो महिला का नाम है उसको गुप्त रखा जाता है। आप उसको कोई अलग से काल्पनिक नाम देते हैं जी। तो जो हमारी एक और जो हमारा राइट टू डिग्निटी है, उसमें जो हमारी गोपनीयता है, हमारी प्राइवेसी है, उसको छुपाना और उसकी ये परवाह करना कि हमारी किसी भी तरह से हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, इसका जो प्रावधान है वो भी हमारे संविधान ने किया है। पर महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं अपनी आवाज बुलंद कर रही हूँ तो कानून ने तो मुझे प्रावधान दिया है कि मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। मेरे साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो मेरा नाम एफआईआर में भी मेरा नाम उस तरह से नहीं आएगा, या अदालत में इवन जो हमारे जजेस होते हैं वो नाम नहीं ले सकते हैं, कोई भी नाम, मीडिया आपका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता है। तो देखिए, संविधान ने हर तरह से ध्यान रखा है कि महिलाओं की जो हमारा जो एक मौलिक अधिकार है, उसको डिग्निटी जो है हमारी डिग्निटी मेंटेन हो
और हम कहीं भी इस तरह से ऐसा समाज में ये महसूस ना करें कि हमें लज्जा ना महसूस करनी जी। तो पड़े। हर तरह से कानून ने हमें अधिकार दिए हैं कि हम अगर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसका कोई कुप्रभाव हम पर ना आए। जी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जैसे हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं वो जब विवाह करती हैं तो फिर बच्चे तो होते ही हैं, तो बड़ा उनके लिए भी सरकार ने उनको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं एज फार एज प्रेगनेंसी इज कंसर्न। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी जी देखिए, पहले मैटरनिटी लीव हमारी 3 महीने की हुआ करती थी कि मातृत्व अवकाश जिसे हम कहते हैं, पर उसके बाद इसमें संशोधन हुआ और अब हम 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। और जिसमें हमारी मुझे याद है शीतल जी कि जब मैटरनिटी लीव शुरू हुई थी तो उसमें आपको पर फोर्स 1.5 महीने पहले लेना पड़ता था और 1.5 महीने ही बाद में मिलता था, बट सरकार ने धीरे धीरे उसको समझ के उसमें काफी संशोधन किए। जी, इसमें अब जैसे आप 6 महीने तक मातृत्व अवकाश का फायदा उठा सकते हैं, उसमें आपका किसी भी तरह की वेतन में कटौती नहीं होगी। और अब आपने तो देखा भी होगा मैटरनिटी लीव के साथ साथ पैटर्निटी लीव भी चली है। बिल्कुल। जो पिता हैं वो भी, क्योंकि एक देखिए अलग समाज है, वो एक अलग दिशा की ओर जा रहा है। अब पिता भी को भी लगता है कि मुझे भी अवकाश की जरूरत है अपनी बच्चे की देखभाल के लिए, तो पैटर्निटी लीव का भी प्रावधान हुआ है। और अगर किसी दुखद कारण के कारण कोई अबॉर्शन होता है तो जो हमारा मातृत्व अवकाश जो हमारा एक नियम है उसमें आपको तब भी 3 महीने की छुट्टी आपको जो हमारे संस्थान है उन्हें देनी पड़ती है। और आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद नौकरी को ज्वाइन करें। एक स्पेसिफिक जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है वो जो हमारे मातृत्व अवकाश है इसके तहत दिया गया है, जिसमें आप कोई वेतन में कटौती नहीं कर सकती हैं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो उन्हें पता है कि हमें इस तरह की फैसिलिटी है, तो वो बड़े निडर होकर बड़े बिना किसी संकोच से अपनी नौकरी कर सकती हैं, बिना किसी डर से, बिना किसी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। बिल्कुल। आप देखिए शीतल जी, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट 1-1, 1.5 साल की मैटरनिटी लीव जो है वो अब कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़कर नए बच्चे जो हैं वो इस संसार जी। और साथ में अगर कोई संस्थान है जहाँ पे 50 से ज्यादा की कैपेसिटी है तो हमारे जो नियम है वो कहते हैं कि वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी बिल्कुल जी। आप अगर हमारा शिमला ही देखते हैं, आप एजी ऑफिस देखिए, आईजीएमसी देखिए, वहाँ पे क्रच की फैसिलिटीज है। हमारे हाई कोर्ट में क्रच की फैसिलिटी है। तो शीतल जी ये बताएं कि संपत्ति पे अब हमारी महिलाओं का क्या अधिकार है? जी देखिए, पहले हुआ करता था कि जो बेटा बेटी है उसमें भेदभाव तो था ही, पर जो हमारा कानून था उन्होंने भी कोई बेटियों को खास अधिकार नहीं दिए थे जब प्रॉपर्टी की बात आती थी। पर हमारी जो रीसेंट अमेंडमेंट है उसमें कहा है कि बेटा और बेटी, चाहे वो विवाहित है बेटी, इवन मैरिड जो हमारी बेटियां हैं, उनका वही समांतर अधिकार है जो बेटे का है। जी। शादी के बाद अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे वही राइट्स हैं जो मेरी शादी से पहले थे, पर वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे है। अगर जो मेरे पिताजी की अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें भाई बहन या बेटा बेटी के इक्वल अधिकार हैं। और जो अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो हमारे माता पिता ने खुद अर्जित की होती है उसमें हमारे उस तरह का अधिकार नहीं होता है, वो हमारे माता पिता की। बट उसमें बेटे का भी अधिकार नहीं होता जी, है। उसमें किसी का उनकी अपनी मर्जी है। शीतल जी, कुछ इतनी देर आपसे अच्छी बातें हो रही थी कि समय का पता ही नहीं लगा, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि महिलाओं को एक और भी बड़ा अधिकार दिया हुआ है सरकार ने कि उनका अरेस्ट जो है वो रात को नहीं हो सकता अगर बाई चांस कुछ हो जाता है गलत। एंड ऑल्सो संपत्ति पे जो अधिकार है उसको अपना अधिकार समझे और कोशिश करें कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिले। तो आई एम श्योर आप हमारी जितनी भी बहनें हैं उन्होंने बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनी होंगी और समझा होगा कि कैसे अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, गलत उसका इस्तेमाल ना करें और उनका सदुपयोग करते हुए अपनी ज़िंदगी में अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और आगे से आगे, नई से नई, ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों तक पहुँचे। अगले हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।